नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आज कक्षा 10 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2, उसमें शामिल एक पाठ है। पाठ कविता है और कविता का शीर्षक है तोप। इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल और ये बहुत चर्चित कविता है डंगवाल जी की। इससे पहले कि हम कविता पे और विस्तार में बातचीत करें, हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी जान लें कि वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कीर्तिनगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा वो नैनीताल में हुई और जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं वो इलाहाबाद में हुई, जिसको कि हम आजकल प्रयागराज कहते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जो पेशा अपनाया, जो अपना कार्यक्षेत्र चुना, वो अध्यापन का ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। वो अध्यापक रहे, हिंदी के प्राध्यापक रहे और साथ ही साथ पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। जैसे कि हमने कहा कि उनके जो उच्च शिक्षा का जो कहिए कि केंद्र रहा, वो उन्होंने अपना जो अध्ययन किया, डिलीट किया, वो हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में जो बिंब और प्रतीक थे उनका अध्ययन था। और ये कविता भी लगभग उसी प्रतीक की ओर एक इशारा करती है कि किस तरह से कवि प्रतीक चुनता है और किस तरह से वो अपने समय के साथ वो अर्थ बदलते हैं। डंगवाल जी की एक खूबी ये है कि वो बेहद साधारण, जिसको हम कहते हैं आम आदमी से बिल्कुल साधारण जन से जुड़े हुए विषयों को उठाते हैं और जो एक तरह से हाशिए का समाज है या हाशिए के जो विषय हैं, जो ब्यौरे हैं, जो विवरण हैं, जो दृश्य हैं, उनको वो अपनी कविता का विषय बनाते हैं और यही उनकी खूबी भी है। और अक्सर होता ये भी है कि बहुत सारी जिनको हम सामान्य चीज़ें कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं, लोग उनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन डंगवाल जी उन्हीं अनदेखे विषयों और चीज़ों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। उनके 3 संग्रह हैं और इसके साथ साथ चुनी हुई कविताओं का भी एक संग्रह है। उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आया, उसका शीर्षक है इसी दुनिया में। और दूसरा कविता संग्रह जिसपे कि उनको भारत सरकार का, भारत का जो साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है कि साहित्य अकादमी, वो सम्मान मिला। उस कविता संग्रह का नाम था दुष्चक्र में सृष्टा। और उसके बाद एक और उनका संग्रह आया शाही ताल। ये 3 संग्रह आए और कवि ने कहा सीरीज के तहत उनकी कविताओं का, प्रतिनिधि कविताओं का भी संकलन है। और जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी और न केवल हिंदी में कविताएं लिखी, बल्कि हिंदी के अतिरिक्त जो दूसरी भाषाओं में, देसी विदेशी भाषाओं में जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी चर्चित कविताओं का अनुवाद भी किया। डंगवाल जी हमारे साथ भौतिक रूप से 28 सितंबर 2015 तक रहे, अर्थात 28 सितंबर 2015 में उनकी मृत्यु हुई। और जैसा हमने कहा कि वो साधारण चीज़ों को और प्रतीकों के और बिंबों की हमने बात की कि उनकी कविता के केंद्र में रहता है, कि ये कविता भी, तोप कविता, एक ऐसे ही विषय पर लिखी गई कविता है जिसको हम एक प्रतीक के रूप में, धरोहर के रूप में पढ़ सकते हैं। और सामान्यतः प्रतीक और जो धरोहर हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 किस्म की होती है। एक, जिनसे हम लगातार प्रेरणा लेते हैं, वो हमारी उपलब्धियां होती हैं। और दूसरा ये भी होता है कि ऐसे प्रतीक, ऐसी धरोहर, ऐसे मिथक कहिए या कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो कि हमारी गलतियों को भी बताती चलती है कि हमारे पूर्वजों ने ये गलतियां की या यहाँ हमसे गलतियां हुई, उसको भी याद दिलाती है। तो ये तोप कविता भी वैसी ही है। जैसा कि हमने कहा कि इस पाठ में भी
एक ऐसा ही प्रतीक है, ऐसा ही एक बिंब चुना है कवि ने, जो कि हमारी एक तरफ गुलामी का प्रतीक है और एक उसके साथ साथ उस विरोध के बाद उस प्रतीक का क्या हुआ उसका भी एक वो प्रतीक है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बाग की इसमें चर्चा है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, हम सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका मुख्य काम जो था वो व्यापार का था, लेकिन वो व्यापार करते करते धीरे धीरे वो व्यापारी से हमारे शासक बन गए, और इसी क्रम में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए या जो भी कहिए, जगह जगह जहाँ जहाँ वो रहे उन्होंने बाग बनवाए, बाग बगीचे बनवाए, और उसमें अपने जो भी सुबह शाम उनका घूमने का या उस तरह का एक तरह से आराम का वो स्थान बना उनका। और जब बाद में दूसरी तरफ तोप है उसी बाग में रखी हुई, और ये एक ऐसी तोप है जो अंग्रेजों की तो विजय का प्रतीक है, लेकिन हमारे जो सूरमा थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो देशभक्त थे, वो उनके विरोध में काम करती थी। अर्थात जो बहुत बड़ा कहिए कि नुकसान हमारे भारतीयों का किया वो इसी तोप ने किया। एक तरफ बाग बगीचे हैं, दूसरी तरफ ये तोप है अंग्रेजी वर्चस्व का, अंग्रेजी अत्याचार का। तो ये दो प्रतीक इसमें आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कि हमने उनसे अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए आज़ादी पाई, और आज़ादी के साथ साथ फिर ये जो जितने भी शोषण के हथियार थे ये एक तरह से अपना अर्थ खो चुके थे। और लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत सारी सामग्री भारत में ही रह गई, और ये उसी तरह के हैं जैसे कि एक तोप है। और ये ना केवल आप इसकी चर्चा वीरेंद्र डंगवाल ने भी की है कि जहाँ वो पढ़ते थे इलाहाबाद में, वहाँ कंपनी बाग बहुत चर्चित बाग है वो, उसमें भी ऐसी ही तोप रखी हुई है, और दूसरे शहरों में भी हम देखेंगे कि आपको ऐसी तोप मिल जाएंगी। तो ये एक प्रतीक की तरह से कि अंग्रेजों के शोषण का, अत्याचार का बड़े से बड़ा जो हथियार था वो भी एक दिन खामोश हो गया, और अब उस तोप का क्या कहिए कि उस तोप की क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, उसका क्या अर्थ रह गया है, वही इस कविता में हम लोगों को दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि कविता क्या कहती है और वो तोप के बारे में या दूसरे अर्थों के बारे में क्या कहती है। कविता है तोप। कविता पढ़ने का सबसे कहिए कि जो सहज तरीका है कि पहले हम लोग एक बार कविता को 2 बार 3 बार पढ़ें, और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उस कविता की लय, उसकी ताल, उसके शब्द, उसके संदर्भ हमें समझ में आने लगेंगे तो कविता भी समझ में आने लगती है। यही इस कविता के साथ है। बहुत सहज कविता है, इसमें कोई कठिन शब्दावली जिसको हम कहते हैं बहुत ही गूढ़ अर्थ वाली ऐसी नहीं है, लेकिन आप उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सहज अर्थ वो देगी। देखिए हम इसको पढ़ के देखते हैं कि कविता क्या है। कविता है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यही साधारण सी कविता है, सामान्य से कहिए शब्दावली में ये कही गई है। और ये बात डंगवाल जी ने भी रेखांकित की है कि अगर हम
अपनी बात को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपनी शब्दावली यथासंभव सहज रखनी होगी, जो आम जन के समझ में आ सके। नहीं तो अगर भाषा और समाज की भाषा, इन दोनों में, कविता की भाषा और समाज की भाषा में अगर बहुत अधिक दूरी हो जाएगी तो वो अपना अर्थ संप्रेषित करने में उसको कठिनाई होगी। अब एक बार और पढ़ते हैं हम इस कविता को। कविता क्या है? तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अगर हम इसका अर्थ भी थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करें कि ये कंपनी बाग है, इलाहाबाद का हो सकता है, दूसरे किसी स्थान का हो सकता है, कि 1857 की तोप, ये 1857 के आंदोलन में इस्तेमाल की गई तोप है और इसको बड़े संभाल के रखा गया है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जैसे कंपनी बाग का जो मेंटेनेंस है, उसका रख रखाव है, वैसे ही इस तोप का भी रख रखाव किया जाता है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। और ये 2 अवसर क्या हैं? ये भी कि 2 बार, इसका जो अर्थ खुलता है वो मुझे लगता है कि हमारा जो स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इन 2 अवसरों पर विशेष रूप से इसको धोया जाता है, चमकाया जाता है। अर्थात अब ये उस गुलामी के अर्थ को लेते हुए भी उसके अर्थ को परिवर्तित कर देती है। वो अंग्रेजों के समय में उनकी सत्ता का प्रतीक था, लेकिन आज उसका अर्थ बदल गया है। और इस कंपनी बाग में सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, जो घूमने वाले हैं, यात्री हैं, वो आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर मतलब बहुत पावरफुल, बहुत जबरदस्त, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अच्छे अच्छे सूरमाओं के, सूरमा मतलब योद्धा, वीर, धज्जे, धज्जियां उड़ा देना कहते हैं उसके, कि कागज धज्जियां जो किसी भी वस्त्र के कागज के, कि उसके पर खच्चे उड़ा दिए थे एक तरह से अपने जमाने में। अर्थात जब अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तेमाल किया तो जो हमारे सूरमा थे, जो हमारे आजादी के दीवाने थे, आजादी के योद्धा थे, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। अर्थात आप जानते हैं कि 1857 में बहुत सारे योद्धाओं को की तोप के मुंह से बांध के उनको उड़ा दिया था। अर्थात वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय ये अंग्रेजों के पक्ष में बुरी तरह से इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली, देश आजाद है और इस आजादी में इस तोप का भी अर्थ बदल गया है। और वो क्या है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। कि अब देखिए इस तोप को, अब जब बच्चे पार्क में खेलने के लिए आते हैं, उस कंपनी बाग में खेलने के लिए आते हैं, तो ये एक सामान्य प्रवृत्ति है, उसके ऊपर घुड़सवारी की तरह से उसके ऊपर बैठते हैं, खेलते हैं। और एक सबसे रोचक बात और जो कविता की खूबसूरती है वो ये है कि तोप एक तरह से भयानक शोषण का प्रतीक है और दूसरी तरफ गोरैया है या चिड़िया है, वो सबसे मासूमियत का प्रतीक है, कि इतनी कोमल है, इतनी सहज है, इतनी प्यारी है। या तो बच्चे उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं या वो चिड़ियां अक्सर बैठ के उसके ऊपर गपशप करती हैं। और कभी कभी वो शैतानी में, थोड़ी बदमाशी में कहते हैं ना, जो उसकी नाल है, उसका जो मुंह है, उसके अंदर तक चली जाती हैं गोरैयां। और यही इसका संदेश भी है कि एक तरफ उस तोप का वो इतिहास है जो भयानक है और दूसरी तरफ आज बच्चे और चिड़ियां उसके अंदर घुसते हैं, खेलते हैं। और ये कविता की जो कहते हैं ना कि शाश्वत लाइन की तरह इस्तेमाल होती है, वो ये 2 लाइनें हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ये कवि कह रहे हैं कि आखिर कितनी ही बड़ी तोप हो, उसका मुंह एक दिन बंद हो जाना है। और वो क्या है कि
कोई कितना ही बड़ा साम्राज्यवादी हो, कोई कितना ही बड़ा तानाशाह हो, उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है। जैसे कि अंग्रेजों का भी अंत हुआ और इस तोप का भी जो रूप है, जो उसका रोल है, वो बदल गया और आजकल वो जो इतनी भयानक थी वो एक खेल कूद के काम आती है। मित्रों, कविता को हमने देखा कि कविता क्या कहती है। वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों की भूमिका, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका और उन प्रतीकों और उस धरोहर की तरफ भी इशारा करती है। और क्योंकि ये हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, तो ये बात भी अक्सर कही जाती है कि हमें प्रश्न अभ्यासों को भी देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। हमारा लगातार इस बात पे बल है और ये लगभग हम हर कार्यक्रम में कहते हैं कि जो प्रश्न अभ्यास होते हैं वो पाठ को खोलते हैं। अर्थात कोई ऐसी बात जो कविता में चर्चा नहीं हुई हो या वो आगे और अधिक चर्चा की मांग करती है, या हम कहाँ तक उस पाठ को, उस संदर्भ को समझे, उसके बारे में चर्चा करने का अवसर देते हैं। और इसमें भी वैसी ही कुछ प्रश्नावली दी हुई है, कुछ सवाल दिए हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है। कोई भी तरह का जो हमारे इतिहास की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हम उनको क्यों संभाल के रखते हैं। हम अपने इतिहास को याद रखना चाहते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। बहुत सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। और जिस संदर्भ की बात मैंने की थी कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात है, वो 2 संदर्भ मैंने उसकी तरफ इशारा भी किया था। और इसके अलावा इसमें सामान्य से प्रश्न हैं, वो भाव स्पष्ट करिए कि क्या है उसमें। और उसमें अलग से कोई बहुत विस्तार में जाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बिंदु की तरफ इशारा किया गया है और वो है भाषा अध्ययन। हम ये कहते हैं कि जब भी आप भाषा को पढ़ें तो उसके संदर्भ को ध्यान में रखें कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। जैसे इसमें एक शब्द आया है और उसका उल्लेख भी किया गया है कि धर रखी है। देखिए, पहली ही दूसरी पंक्ति में है कि कंपनी बाग के मुहाने, मुहाने मतलब उसके प्रवेश द्वार पे, जहां पे एंट्रेंस है, वहां पे धर रखी गई है। यह 1857 की तोप धर रखी गई है। धर मतलब एक तो उसका धरना जिसको बोलते हैं हम कि सामान्यतः वो रखी हुई है, दूसरा वो हमारी धरोहर है, और तीसरा एक मीनिंग होता है कि उसका ये सामान्य कि जो कोई सहेज के जिस चीज को हम रखते हैं। हम उन शब्दों का संदर्भ देखें, उसका विस्तार देखें। और शब्दों के अर्थ के लिए ये बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार हमें शब्द को उसकी सहायता लेनी चाहिए, जो कि शब्दों के अर्थों के सही संदर्भ को हमें बताते हैं और उनका विस्तार भी देखते हैं कि हमें न्यूनतम अर्थ तक नहीं जाना चाहिए, हमें अधिकतम संदर्भों की तलाश करनी चाहिए कि एक शब्द, क्योंकि कविता में अक्सर होता क्या है कि वो अभिधा से ज्यादा लक्षणा और व्यंजना की तरफ जाती है कविता। अर्थात कविता जो कहती है उसके अलावा भी उसके कई अर्थ हो सकते हैं, और इसमें आपकी योग्यता विस्तार और उसके लिए भी 1-2 बिंदु दिए हुए हैं। वो ये है कि ये कहा गया है कि आप कोशिश करिए कि अपने इर्द गिर्द जो बाग बगीचे हैं उनका रख रखाव या किसी तरह का जो भी आप देखते हैं उनमें ठीक से मेंटेनेंस नहीं है, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं, कोई अपना कहिए कि प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि आपके निकट के बाग बगीचे का या जो धरोहर है, कोई पुरानी इमारत है, कोई किला है, कोई भी ऐतिहासिक धरोहर की कोई ऐसी चीज है, उसका रख रखाव कैसा है। और एक अंतिम सवाल इसमें ये दिया गया है और वो ये है कि आप हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे, हमारी आज़ादी के जो योद्धा थे, उनके बारे में अधिक जानें। और इसके लिए आप ये मैं फिर कहता हूँ, अगर आपके पास पुस्तकालय है, पुस्तकालय का इस्तेमाल करिए, उसमें जो इससे संबंधित पुस्तकें हैं, या आजकल एक सुविधा हमारे पास इंटरनेट की भी रहती है, तो आप ऐसी सामग्री जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हो उसको पढ़ें, उस पर विचार करें, कक्षा में अपने साथियों से उससे अपने विचार साझा करें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये कविता हम ठीक अर्थों में समझ पाएंगे कि कवि ने एक सामान्य सी घटना को, सामान्य से प्रतीक को किस तरह से एक विस्तृत और नया अर्थ दे दिया है। ये कविता इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि
हमें लगातार अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उन पे सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को और इस कविता को ठीक संदर्भों में समझेंगे, अपनी परिस्थितियों से जोड़ के समझेंगे, तो निश्चित रूप से ये कविता हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगी और मैं चाहूँगा कि हम इसको इसी अर्थ में ग्रहण करें। धन्यवाद।